दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 15 फरवरी दिन गुरुवार को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों अभी तक ये टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था और दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता था। यानी ये सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर चल रही है। अब जो ये तीसरा टेस्ट मैच है, इसमें देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेन्यू से कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के स्टैट्स क्या हैं। तो दोस्तों इस वेन्यू पे अब तक दो टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं इंटरनेशनल, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 में जीत हासिल हुई थी और 1 टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ रहा था। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को अभी तक जीत नसीब यहाँ पर नहीं हुई है। अगर दोस्तों इस वेन्यू के हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो बनाया था 649 रन 9 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर जो है वो है यहाँ पे 181 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है, यानी पहली इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है वो ऑन एंड औसत 593 के आसपास रन बनाती है। यानी कि पहले टीम जो पहले बैटिंग कर रही है उसके मजे ही मजे हैं। सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो वो सीधे 334 रन पे आके गिर जाता है। थर्ड इनिंग में पिच कंडीशन और खराब होती है, वो 228 रन आ जाती है। और फोर्थ इनिंग की मैं बात करूं तो वो 172 रन रह जाता है। यानी कि लगभग जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है उसको यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ये है दोस्तों वेन्यू का पूरा आपका पिक। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बाहर से ऐसा दिखाई देता है और अंदर से उसका नजारा कुछ कुछ ऐसा है, जो सामने फ्रंट में देख रहे हैं हमें कुछ कुछ लॉर्ड स्टेडियम की भी याद दिलाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं पिच के क्या मिजाज है यहाँ के। तो जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट की पिच है वो प्रॉपर गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच है। खासकर जो स्पिन गेंदबाज है ना, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एक तरह से आप मानो ना स्क्वायर टर्न होता है इस विकेट पे। पेसर्स को यहाँ पे बहुत कम मदद मिलती है। हालांकि टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि तब विकेट थोड़ा सा नया होता है, सख्त होता है, बॉल बैट पे आसानी से आती है। इसलिए पहली इनिंग में यहाँ पे आपको रन बनते हुए दिखाई देंगे। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, पिच थोड़ा सा पुराना होता है, क्रैक्स खुलते हैं, तो बॉल बैट पे थोड़ा फंस के आता है, स्पिनर गेम में आते हैं, तो ग्रेजुअली आपको ना हर इनिंग वाइज यहाँ पे स्कोर गिरता हुआ ही नजर आएगा। तो सीधी बात है, टॉस जीतो पहले बैटिंग करो और 90% आप वो मैच जीत ही जाते हो। यहाँ पे आगे बढ़ते और देख लेते हैं इस वेन्यू के कुछ रीसेंट मैच, जो रीसेंट के 2 इंटरनेशनल मैच हुए उनके स्टैट की। तो जो पहला मुकाबला था वो खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया था। तो पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 537 रन बनाए थे और अपनी पूरी 10 की 10 विकेटें गंवाई थी। भारत दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया था। अपनी पहली इनिंग में भारत ने 488 रन बनाए थे 10 विकेटों के नुकसान पे। फिर जो तीसरी इनिंग थी उसमें इंग्लैंड दोबारा से बैटिंग करता है और 260 रन बनाता है और मात्र 3 विकेटें खोता है और अपनी पारी को घोषित कर देता है। उसका पीछा करने इंडिया उतरती है और 172 रन बनाती है और अपने 6 विकेटें खो देती है, और ये मैच जो है वो ड्रॉ पे चला जाता है। अगर विकेटों की मैं बात करूं तो पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में कुल 22 विकेटें हासिल करी थी। दोस्तों 22 विकेटें बहुत ज्यादा आंकड़ा है। अगला जो मुकाबला था वो खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करी थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली इनिंग में 649 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे। सेकेंड इनिंग पे फिर वेस्ट इंडीज खेलने उतरी थी और वो 181 रनों पे मतलब निपट गई थी और फॉलो ऑन भी खा गई थी। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज को खेलने का मौका दिया भारत ने और फिर 196 रनों पे निपट गई, पूरे 10 विकेट खो दिए और भारत की दूसरी इनिंग में यहाँ पे बैटिंग ही नहीं आई थी और भारत ये मुकाबला जीत गया था। यानी कि इनिंग और 272 रनों से भारत ने इस मुकाबले में जीत हासिल करी थी। अगर मैं विकेटों की बात करूं, इस मुकाबले में भी पेसर्स को मात्र 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में भी 22 विकेटें हासिल करी थी। तो यानी आप ये मानो कि स्पिनर्स के लिए जन्नत है ये मुकाबला। और जब हम अपनी टीम बनाएंगे तो हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो दोनों टीम के बेस्ट स्पिनर्स है उनको लेके चले, और पेसर्स हम इक्का दुक्का रखें जो कि स्ट्राइक पेसर्स हैं। अगर देखा जाए तो 2 टेस्ट मैचेस में कुल मिला के पेसर्स ने यहाँ पे 44 विकेटें झटकी हैं। वहीं अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो उनको महज यहाँ पे 13 विकेटें हासिल हुई हैं। तो भाई स्पिनर्स के लिए तो जन्नत है ये मैदान, अब तक के जो स्टैट्स बताते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं हेड टू हेड क्या सीन है दोनों टीम्स के बीच। तो भारत और इंग्लैंड की राइवलरी काफी पुरानी है और भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 133 टेस्ट इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत को 32 मैचेस में जीत हासिल हुई है और इंग्लैंड वहीं 51 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है। और अगर मैं ड्रॉ की बात करूं तो 50 मैचेस दोस्तों दोनों टीमों के बीच ड्रॉ हुए हैं। चलिए क्या क्वालिटी की क्रिकेट खेलती हैं दोनों टीमें।
अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो भारत का रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, जिसमें एक रिसेंटली एक टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी, पहला टेस्ट मैच था उसमें उनको हार हासिल हुई थी। उससे पहले फिर टेस्ट मैच जो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही टेस्ट मैच खेला था उसमें उनको हार मिली थी, और उससे पहले जो टेस्ट मैच था वो ड्रॉ पे खत्म हुआ था। दोस्तों अब अगर मैं इंग्लैंड के रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो भारत की तरह इंग्लैंड का रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक ही है। पिछले टेस्ट मैच वो हारे थे, उसको एक टेस्ट मैच में उनको जीत हासिल हुई थी भारत के ही खिलाफ, उससे पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई है, फिर टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है, फिर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड का रिसेंट टेस्ट मैचेस में। यानी कि भारत ने खेले गए कुल 5 टेस्ट मैचेस में से 2 में जीत हासिल करी है, 2 में उनको हार का सामना हुआ और 1 मैच ड्रॉ कराने में वो कामयाब रहे हैं। वहीं अगर मैं इंग्लैंड को देखूं तो इंग्लैंड को एक मुकाबले में हार हासिल हुई है, वहीं 3 मुकाबलों में उन्होंने जीत दर्ज करी है और एक मुकाबला वो भी ड्रॉ कराने में कामयाब रहे हैं। ये था दोस्तों दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है इस टेस्ट मैच में। दोस्तों टीम इंडिया में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि श्रेयस अय्यर जो है वो चोट के कारण टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। वहीं केएल राहुल और रविंद्र जाडेजा को प्ले 15 मेंबर स्क्वाड में जगह दी गई थी, बट अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि केएल राहुल मैच फिट नहीं है, उनको 3-4 दिन रिकवरी के लिए और लगेंगे, तो वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है, बट वो कंफर्म खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पे अभी थोड़ा सा संशय है। तो जो हमने प्लेइंग 11 अपनी डिजाइन करी उसके हिसाब से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे ओपनिंग में, 3 नंबर शुभमन गिल आएंगे, 4 नंबर आपको रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि 5 नंबर सरफराज खान आपको खेलते हुए दिखें और इनका डेब्यू टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू हो जाए सरफराज खान का। बट देवदत्त पडिक्कल को भी कॉल मिला है केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पे, देवदत्त पडिक्कल है उनको भी टीम में जगह दी गई है। अब देखना ये है कि टीम इंडिया देवदत्त पडिक्कल को खिलाता है या सरफराज खान का डेब्यू करवाता है। विकेट कीपर श्रीकर भारती खेलने वाले हैं, उसके बाद अक्षर पटेल, ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, और मुझे लगता है मुकेश कुमार की जगह हो सकता है मोहम्मद सिराज की वापसी हो जाए, या फिर मोहम्मद सिराज के मुकेश कुमार के साथ भी टीम इंडिया स्टिक कर सकती है। अब एक एक करके देखेंगे दो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहता है, किसको हमें टीम में लेना है, किसको हमें टीम में नहीं लेना है, उस हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल दोस्तों हमारी ना कंफर्म पिक रहने वाले, यानी कि फिक्स पिक रहने वाले, इनको तो आप ड्रॉप करके चलिएगा ही नहीं टीम इंडिया में। एक तो बात ये है ना कि विराट कोहली खेल नहीं रहे, केएल राहुल चोटिल है, श्रेयस अय्यर भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही ले दे के क्या बचते हैं, ले दे के टॉप 3 के ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है बैटिंग सेक्शन में, तो तीनों को ही हमें लेकर चलना हमारी मजबूरी है। अगर केएल राहुल श्रेयस अय्यर टीम में होते तो शायद हम किसी को ड्रॉप करके चलते, बट इंग्लैंड जैसी टीम के सामने सरफराज खान, रजत पाटीदार और श्रीकर भारत के भरोसे तो हम अपनी बैटिंग लाइनअप नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम टॉप 3 के साथ ही जाएंगे। प्लस दोस्तों एक चीज ये भी है कि जो पिच है ना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के, उस कंडीशन में जितना पिच नया रहेगा उतना बैट्समैन को खेलना आसान होगा, बैट बॉल बैट पे अच्छे से आएगी, बैटर उतने रन बना पाएंगे, तो टॉप 3 ही है जो फ्रेश विकेट पे खेल पाएंगे। अगर टीम इंडिया सेकंड बैटिंग भी करने आता है तो जो नई बॉल है ना वो टॉप 3 को ही खेलने को मिलेगा, इसलिए मैं टॉप 3 को कंफर्म लेना है अपनी टीम से, खासकर दूसरी टीम में भी टॉप 3 को हमें जगह देनी है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ तो ये सोच के करो कि टीम इंडिया पहले खेलेगी, बट जब भी खेलेगी आप टॉप 3 को लेके चलिए, टॉप 3 आपके पिक होने चाहिए इस मैच में, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। डिफरेंशियल के तौर पे आप रिस्क ले सकते हो अगर रिस्क लेना है, बट अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो स्मॉल लीग में आप टॉप 3 को इंडिया के ड्रॉप बिल्कुल मत करिएगा। जैसा रिजल्ट में गजब का है, 209 रन आए थे पिछले मुकाबले में, पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 17 रन, फिर उसके बाद 80 रन और 85 रनों की पारी खेली थी, फिर 0 रन बने थे, फिर 28 रन की पारी आई थी, 17 रन और 5 रन की पारी आई थी। तो ये जो दोस्तों आखिरी के 2 मैच है साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज हुई उसका आंकड़ा है, और जो स्टार्टिंग के 2 मैच है ये हाल की जो इंग्लैंड की सीरीज चल रही है उसके आंकड़े हैं। वही बात करूं मैं रोहित शर्मा के, जो थोड़ा सा फीका बल्ला रहा है उनका इस सीरीज में, हालांकि रिसेंट में उतना अच्छा नहीं है, बट वो रोहित शर्मा है, किस दिन बड़ा स्कोर मारते कुछ कह नहीं सकते, और इस वेन्यू पे उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ये वेन्यू उनको रास आता है, तो रोहित शर्मा को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। हालांकि आप स्मॉल लीग खेल रहे तो आप बिल्कुल ही तीनों को ड्रॉप मत करिएगा, ड्रॉप कर देंगे तो आप अपना ही नुकसान करवाएंगे। बात करूं मैं रोहित शर्मा की तो 14 रन 31 रन 13 रनों की पारी है, फिर 24 रन 39 रनों की पारी है, फिर 39 रन 17 रनों की पारी है, और 5 रन और 0 की पारी है। अगला बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, हालांकि एक स्टैट उनका मिस हो गया यहाँ पे, लास्ट जो मैच खेला था उसमें उनकी एक सेंचुरी भी आई थी शुभमन गिल की पहली इनिंग में। रिश्तों में अच्छा है, पिछले मुकाबले में शायद 108 रन बनाए थे, उसके बाद 34 रन और 10 रन की पारी है, फिर 23 रन और 0 की पारी, 6 और 10 की पारी, 2 और 26 की पारी है,
तो शुभमन गिल भी आपके लिए मस्ट पिक होने वाले हैं। इसमें एक डाटा नहीं है, सेंचुरी मारी है शुभमन गिल ने पिछले मैच में फर्स्ट इनिंग में, तो उनको आप सॉरी सेकेंड इनिंग में मारी है, तो आप उनको अपनी टीम में रख के बिल्कुल चलिएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं तीनों के तीनों, मतलब आप तीनों में किसी को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जायसवाल कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन, जायसवाल वाइस कैप्टन, तीनों के साथ आप जा सकते हैं। वही बात करूं मैं रजत पाटीदार की, तो इनका लास्ट मैच में डेब्यू हुआ था, पहली इनिंग में 32 रन बनाए थे, फिर 9 रन बनाए थे। मुझे नहीं लगता इनको अपनी टीम में पिक करना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक चाहते हैं, हटके पिक चाहते हैं, तो आप रजत पाटीदार को एक मौका दे सकते हैं। वही सरफराज खान का डेब्यू होगा, तो उनमें कोई खास आंकड़े नहीं, और डेब्यू मैच है यार, तो उनको तो टीम में लेना थोड़ा सा ज्यादा ही रिस्की हो जाता है। आगे मैं बात करूं शिखर भरत की, तो विकेट कीपिंग ऑप्शन तो ठीक है, बट बैट से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं, तो मैं इनको आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। 17 रन है, 6 रन है, फिर 41 रन है, 28 रन है, 5 रन, 23 रन, 44 रन है, तो मैं इनको बिल्कुल भी कंफर्म, चाहे स्मॉल लीग खेल रहे हो और जीएल खेल रहे हो, इनको लेना का कोई मतलब नहीं है, कुछ खास बैट से परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं। बात करूं मैं अक्षर पटेल की, तो अगर रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल दोनों खेलते हैं, उस कंडीशन में रविंद्र जडेजा को तवज्जो दूंगा। बाकी अगर जडेजा नहीं खेल रहे हैं तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। अगर बात की जाए अक्षर पटेल की, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, एक विकेट है, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 79 रन की पारी है, फिर 1 विकेट, 1 विकेट है। पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग से परफॉर्मेंस दी थी, तो जडेजा भी आपकी मस्ट पिक बनते हैं, सॉरी अक्षर पटेल मस्ट पिक बनते हैं, साथ ही साथ जडेजा भी आपकी मस्ट पिक बनते हैं, और ऐश मतलब अश्विनी मस्ट पिक बनते हैं। टीम इंडिया के तीनों स्पिनर आप लेके चलिएगा, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, 4 ही हो गए, 3 बैट्समैन साथ, 7-4 के कॉम्बिनेशन से आप जा सकते हैं, 6-5 कॉम्बिनेशन से भी आप जा सकते हैं। बट रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खेल रहे होते हैं, तो मैं स्मॉल लीग में तो बिल्कुल रविंद्र जडेजा रिकमेंड करूंगा। उसके बाद कुछ टीम में मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि जब जडेजा और अश्विन बॉलिंग कराते हैं तो अक्षर पटेल के ओवर कटते हैं। और एक आधा टीम में आप अक्षर पटेल जडेजा दोनों के साथ चले जाओ, अश्विन को ड्रॉप कर सकते हो, वो हाई रिस्क होगा बट फिर हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है। वही बात को रविंद्र जडेजा की, तो रिजल्ट फॉर्म डिसेंट है, बैट से 87 रनों की पारी आई थी, फिर 3 विकेट आए थे, फिर 28 रन की पारी और 2 विकेट आए थे। पिछले मुकाबले में जो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पहला टेस्ट मैच किया था, लास्ट टेस्ट मैच इन्हें खेला नहीं था क्योंकि चोट के चलते बाहर हो गए थे। फिर एक पे 0 रन, फिर 61 रन, 2 विकेटें आई थी, फिर 0 विकेट आई थी। जो रविंद्र जडेजा अच्छे प्लेयर है, मस्ट पिक की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हो। आगे बात करूं मैं रवि अश्विन की, तो भाई ये भी मस्ट पिक है। आप इनको ड्रॉप करने का मतलब है कि हाई रिस्क, वो भी इस वेन्यू पे अगर अश्विन को आप ड्रॉप कर रहे हो तो हाई रिस्क है। हाँ, अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो शायद मैं रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को ड्रॉप करके चलूं, बट अगर कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं तो मैं जडेजा और अश्विन को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूंगा। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 0 विकेट, 3 विकेट, फिर 3 विकेट, 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट। तो मैं ये रिस्क तभी लूंगा जब कुलदीप यादव टीम में खेलेंगे। अगर कुलदीप यादव खेल रहे होंगे तो शायद मैं अश्विन को ड्रॉप करने का चांस ले लूं। वही बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो भाई कोई खेल रहा हो कोई ना खेल रहा हो, पिच कैसी भी हो, मैं बुमराह को ड्रॉप करने का चांस बिल्कुल नहीं लूंगा। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, लास्ट मुकाबले में 6 विकेट मारी थी, 3 विकेट मारी थी, फिर 2 विकेट और 4 विकेट है, फिर 2 विकेट और फिर 6 विकेट है, फिर 2 विकेट है। तो भाई बुमराह को आप ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। भाई अगर मोहम्मद सिराज खेलते हैं तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। 0 विकेट, 0 विकेट, 6 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। इनफैक्ट अगर मुकेश कुमार भी खेल रहे हैं तो आप उनको भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो वेन्यू है ये स्पिनर फ्रेंडली, और स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा भर भर के विकेटें मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी एनालिसिस हमारी टीम इंडिया की, कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना है। बाकी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के चोटिल होने से ना हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गया है कि हमारे मस्ट पिक बैट्समैन कौन होने वाले हैं इस टीम में, तो ज्यादा दिक्कत और शको शुबा है नहीं। आपके लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो लाइव हो चुका है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। बस टेलीग्राम पे जाके आप अगर @factual तरुण भी सर्च करोगे ना, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बस आपको ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और हमारी फैमिली का हिस्सा आप बन जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, इसको ज्वाइन करने से आपको जितनी भी लास्ट मिनट की अपडेट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कंफर्म प्लेइंग 11 आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारी जो फाइनल टीम होती है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे वेदर की रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्लस हम आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। और आपको मैच से 20 मिनट पहले हम आपको अपनी कंफर्म प्लेइंग मतलब कंफर्म टीम दे देते हैं, फाइनल टीम, जो कि जीएल और स्मॉल लीग आप दोनों में खेल सकते हैं। जीएल की भी देते हैं, स्मॉल लीग की भी खेलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारा चैनल ज्वाइन करिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। जल्दी जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ये एकदम फ्री है। आइए बात कर लेते हैं हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, कि इंग्लैंड की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली। हालांकि इंग्लैंड अपना लास्ट मुकाबला हार गया है, बट फिर भी वो अपनी प्लेइंग 11 को चेंज नहीं करना चाहेगा।
क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, टफ फाइट दी थी, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली मुकाबला हार गए। तो ओपनिंग करते हुए आपको इनकी टीम में जैक क्रॉली और बेन डकेट नजर आएंगे, 3 नंबर ओली पोप आएंगे, 4 नंबर जो रूट, फिर जॉनी बेरिस्टो, बेन स्टोक, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन। बात करूं एक एक करके दोस्तों, तो जैक क्रॉली आपकी फिक्स चॉइस होने वाले हैं, मस्ट पिक है, अच्छे फॉर्म में है, अच्छा मतलब इन्होंने बैटिंग दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो जैक क्रॉली को आप बिल्कुल अपनी टीम से मतलब ड्रॉप करके मत चलिएगा। अब एक एक करके दोस्तों प्लेयर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जैक क्रॉली की, तो आप बिल्कुल भी इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा अगर आप इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है। ऊपर आते हैं, बेसबॉल अप्रोच से खेलते हैं और तेज खेलते हैं। 76 रन 73 रन की पारी खेली थी, फिर पहले टेस्ट मैच में 20 और 31 रन की पारी, फिर 227 रन और 73 रन की पारी, फिर 189 फिर 33 रन 44 रन। अच्छे बैट्समैन है, टिक के खेला जानते हैं, लंबे स्कोर बनाना जानते हैं, तो जैक क्रॉली आपकी टीम से मस्ट पिक होने वाले हैं। बाकी बेन डेकेट है, बेन डेकेट थोड़े से रिस्की प्लेयर है, हिट एंड मिस प्लेयर है, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं, 21 रन 28 रन की पारी आई थी, फिर 35 रन और 47 रन की पारी आई थी, 357 हो गया, गलत हो गया, फिर 41 रन और 42 रन की पारी आई थी, फिर 1 रन, फिर 2 रन, फिर 23 रन। स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा हो गई है। वही बात करूं मैं ओली पोप की, तो भाई ये भी मस्ट पिक होने वाला है, ये बंदा स्पिन अच्छा खेलता है। एक मुकाबला तो पहला टेस्ट मैच जो था वो इंग्लैंड इन्हीं की बैटिंग की वजह से जीती थी, जिसमें उन्होंने 196 रन बना दिए थे। बात करूं मैं ओली पोप की, रिसेंट में लास्ट मुकाबले में 23 रन की 2 पारियां आई थी, फिर उससे पहले मैच में 1 रन, फिर कुछ 96 रन की पारी आई थी, फिर 42 रन और 3 रन, 31 और 14, फिर एक मैच में 205 रन, रिसेंट फॉर्म कमाल का है। तो ये भी हमारे लिए मस्ट पिक बनते हैं, तो इनको भी ड्रॉप आप बिल्कुल मत करिएगा। चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर आप जीएल खेल रहे हो, आप ओली पोप को भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। वही बात करूं मैं जो रूट की, तो यार जो रूट का फॉर्म सो चल रहा है, प्लेयर बड़े हैं, परफॉर्मेंसेस इंडिया के सामने दी हैं, इसलिए आप चाहो तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म लास्ट मुकाबले में 5 रन आए थे, 16 रन आए थे, उससे पहले वाले टेस्ट मैच में 29 रन बनाए थे, और एक इनिंग में 4 विकेटें हासिल करी थी और 2 रन बनाए थे मात्र, और एक विकेट लिया था। 29 रन 4 विकेट 2 रन 1 विकेट, फिर 5 रन 91 रन 94 रन। उतने अच्छे नंबर्स हैं नहीं इंडिया के खिलाफ वेन्यू पर, ये तो और स्क्वायर टर्नर है, तो शायद जो रूट चले ना चले, तो ये मतलब इनको ना आप सिलेक्शन परसेंटेज में छोड़ दीजिएगा। अगर सिलेक्शन परसेंटेज इनका ज्यादा है तो आप इनको लेके चलिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करूं मैं जॉनी बेरेस्टो की, तो देखिए दोस्तों, जैक क्रॉली और ओली पोप कंफर्म पिक है, उसके बाद जॉनी बेरेस्टो और बेन फोक्स और बेन स्टोक, इन तीन में किसी एक को लेके चल सकते हैं। जॉनी बेरेस्टो का भी रिसेंट में कोई खास नहीं है, 25 रन 26 रन 37 रन 10 रन 48 रन 78 रन। इस साथ जो है ना दोस्तों, ये एंड का साइन है, मतलब वो शिफ्ट प्रेस करना जल्दीबाजी में भूल गए हैं, तो ये एंड का साइन है, कोई 227 की पारी नहीं है ना, 357 है, 35 और 47 है, तो एंड का साइन है। 99 रन फिर 12 रन 5 रन, तो जॉनी ब्रेस्टो, वही बात है, आप चाहें तो चॉइस है, आप जॉनी ब्रेस्टो के साथ भी जा सकते हो, आप बेन स्टोक के साथ भी जा सकते हो, बेन फोक्स के साथ भी जा सकते हो। भाई बेन स्टोक्स के रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूँ, 47 रन 11 रन है, फिर 70 रन 6 रन 3 रन 42 रन 51 80 और 13। तो बेन स्टोक ज्यादा नजर आ रहे हैं हेल्दी, तो आप बेन स्टोक के साथ जा सकते हो, खासकर स्मॉल लीग में तो आप बेन स्टोक के साथ जा सकते हो। बेन फोक्स रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 6 रन 36 रन 4 रन 34 रन 35 रन 38 रन 51 रन 64 रन। दोस्तों एक विकेट कीपर हमें लेना है, तो श्रीकर भरत से तो बेटर ऑप्शन बेन फोक्स हमें नजर आते हैं, तो हम इनको लेके चल सकते हैं। वही बात कर रेहान अहमद, तो भाई मस्ट पिक है बॉलिंग ऑप्शन में, नया है, ज्यादा इनके पास स्टैट नहीं है, छोटा सैंपल है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लास्ट मुकाबले में 6 विकेट हासिल करी थी, 3 विकेट मारी थी, फिर 2 विकेट, फिर एक में 0 विकेट, ये एंड का साइन है, फिर 2 विकेट और 5 विकेट। तो रेहान अहमद हमारी मस्ट पिक होने वाले, और टॉम हार्टली हमारी मस्ट पिक होने वाले हैं स्पिनिंग सेक्शन से। लास्ट मुकाबले में 1 विकेट आई थी और 4 विकेट आई थी, फिर 2 विकेट और 7 विकेटें मारी थी, तो इनको भी आप लेके चल सकते हो, खासकर स्मॉल लीग में और जीएल दोनों में आप इनको ले सकते हो। हालांकि जीएल में आप चाहो तो शोएब बशीर को भी ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पहला मैच खेला था, डेब्यू था, अच्छी बॉलिंग कराई थी, पहली इनिंग में 3 विकेट फिर 1 विकेट हासिल करी थी। वहीं बात करूं मैं जेम्स एंडरसन की, तो आप इनको ले भी सकते हो, आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि अब उतनी धार नजर आ नहीं रही, खासकर इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतना कुछ है नहीं, नजर आ नहीं रहा है। और अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर जाता है उस कंडीशन में, जेम्स एंडरसन को आप बिल्कुल भी ड्रॉप करके चलिएगा, हो सकता है इनको बॉलिंग भी ना मिले। तो जेम्स एंडरसन की बात करूं तो पिछले मुकाबला ठीक गया था, 5 विकेट हासिल करी थी, 3 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, उतने लंबे विकेट मार नहीं रहे, आप चाहे तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों दोनों टीम का एनालिसिस। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से फिक्स प्लेयर रहने वाले हैं जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो इंग्लैंड के लिए।
सबसे पहले मैंने बताया जैक क्रॉली को फिक्स मान के चलो, ये मस्ट पिक है आपके लिए। साथ ही साथ आप इधर नीचे बॉलिंग में आ जाओ तो बॉलिंग में आप टॉम हार्टली फिक्स मान के चलो, रेहान अहमद फिक्स मान के चलो, प्लस ओली पॉप। तो 4 प्लेयर आप इंग्लैंड से फिक्स मान के चलो, ठीक है। उधर आप इंडिया के कितने प्लेयर ले रहे हो, 6 प्लेयर इंडिया के ले रहे हो, तो एक प्लेयर आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, चाहे आप बेन फोक्स के साथ चले जाओ, एंडरसन के साथ चले जाओ, जॉनी ब्रेस्टो के साथ चले जाओ, जो रूट के चले जाओ, ये आपकी चॉइस है। वहीं अगर दोस्तों मैं टीम इंडिया की बात करूं तो उसमें फिक्स प्लेयर कौन से हैं, किनको आप कंफर्म लेके चलोगे, तो देखो दोस्तों टॉप 3 तो आप लेके चलो टीम इंडिया में बैटिंग के लिए। साथ ही साथ एक हो गए रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव में से एक। तो 6 प्लेयर आपके हो गए टीम इंडिया के। 6 प्लेयर आप टीम इंडिया के लेके चल लो, 6 प्लेयर प्लस 5 प्लेयर आप इंग्लैंड के लेके चल लो। उसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर हो गया, आपने उसको ले लिया जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ठीक है। प्लस आपके पास 3 बॉलर हो गए, कौन कौन से हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, रविंद्र जाडेजा हो गए, प्लस रविचंद्रन अश्विन या कुलदीप यादव में से कोई एक। तो ये 3 आपके पास टीम इंडिया के बॉलर हो गए। उसमें क्या हो जाएगा, जाडेजा आपको प्रॉपर बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं, बैटिंग कवर हो गई। अब बात कर लूं मैं अगर इंग्लैंड की, तो जैक क्रॉली हो गए इंग्लैंड से, प्लस ओली पोप, या मैं बोलूं ओली पोप और जो रूट में किसी एक को आप लेके चलना, दोनों को लेके मत चलना। साथ ही साथ आपके इधर से रेहान अहमद हो गए, प्लस टॉम हार्टली हो गए, 4 ये हो गए, 6 ही हो गए टोटल 10। अब बचता एक ऑप्शन, वो आपको बेन फोक्स और जॉनी बेरेस्टो में से एक को लेना पड़ेगा, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन की दिक्कत पड़ रही है। तो आप बेन फोक्स या जॉनी बेरेस्टो में से एक को लेके चल लो, और ओली पोप, जो रूट और बेन स्टोक में से किसी एक को लेके आप जा सकते हो। तो क्योंकि देखिए रीजन उसका ये है ना, मैं बताऊं, चाहे इंग्लैंड पहले खेल रहा है तो ओपनिंग करने कौन आएगा, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो आप बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों के साथ जा सकते हो। बेन डकेट खैर उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं ओली पोप पे तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि देखिए जैक क्रॉली अच्छे फॉर्म में रन बना रहा है, प्लस ओली पोप 3 नंबर पे आते हैं, तो उनको फ्रेश विकेट खेलने को मिलेगा। वही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर है, फ्रेश विकेट खेलने को मिलेगा इस वेन्यू पे। जो फ्रेश विकेट पे खेलने आ जाएगा वो यहाँ पे ज्यादा रन मारेगा, और जितना लो बैटिंग ऑर्डर होता जाएगा ना, उतनी मुश्किलात बैट्समैन के लिए बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं इस बात पे तवज्जो दे रहा हूं ना कि जो भी खेलने आए वो टॉप के बैट्समैन हो, जैसे रोहित शर्मा, जायसवाल और यहाँ से हो गए गिल। उधर बात कर लूं मैं जैक क्रॉली, ओली पोप, प्लस मान लो डैकेट को भी रख लो, और जो रूट। अगर ये जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो जो रूट आ जाएंगे, जल्दी विकेट नहीं गिरती है तो मान लो डैकेट आउट हो जाते हैं, तो जैक क्रॉली और ओली पोप को टाइम मिलेगा नई पिच पे खेलने का। इस वजह से जितना नीचे लोअर बैटिंग ऑर्डर जाएगा ना, आपको उतना ज्यादा नुकसान है। स्पिनर्स गेम में आएंगे, बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा लोअर ऑर्डर के लिए। इसलिए टॉप के लेके चलते हैं, अच्छी टीम बनाते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें विन करना है। ये था दोस्तों प्लेयर्स का एनालिसिस, किनको लेना है, किनको नहीं लेना है, कब लेना है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं वेन्यू के क्या आंकड़े हैं, इस वेन्यू पे कौन से टॉप 3 बैट्समैन है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बात करें वेन्यू की, तो रोहित शर्मा के इस वेन्यू पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं। एक मुकाबला खेला है, 237 रन बनाए हैं, 74.29 का स्ट्राइक रेट है। तो ये वेन्यू इनको बहुत रास आता है सौराष्ट्र का, तो इनको ड्रॉप तो हमें करना ही नहीं है, खैर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इस टीम में लंबे स्कोर बनाने वाले टॉप 3 है, नीचे से कोई बचा नहीं है। वहीं बात करूँ बेन स्टोक्स की, तो एक ही मुकाबला खेले उसमें 157 की एवरेज है, 59.46 का स्ट्राइक रेट है। तो ये बेन स्टोक को एक एज देता है कि आप इनको लेकर चल सकते हो। साथ ही साथ जो रूट है उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, एक मैच है 128 रन है, 69.18 की स्ट्राइक रेट है। तो आप चाहो तो ओली पोप को ड्रॉप करके जो रूट को ले सकते हो या बेन स्टोक को ले सकते हो, मैंने आपके लिए चॉइस छोड़ी हुई है। आगे बढ़ते दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कुलदीप यादव के आंकड़े यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, 2 मैच में 6 विकेटें हैं और 3.9 का इकॉनमी एवरेज है 6 विकेटों की। मैं बात करूं मैं आकाशदीप की, तो उनका तो और ही कमाल का एवरेज है, 1 मैचेस 5 एवरेज विकेट, 2.8 का इकॉनमी है। और अक्षर पटेल की तो 2 मैच में 4.5 की एवरेज है और 2.3 की इकॉनमी है। इनकी इकॉनमी सबसे बेस्ट है। तो ये 3 बॉलर है, हालांकि आकाशदीप तो मुझे नहीं लगता इनको शायद खेलने का मौका मिले। बाकी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में कौन एक खेलेगा वो तो हमको प्लेइंग 11 आएगी तभी पता चलेगा। बाकी क्योंकि देखिए अश्विन खेलेंगे ये तो कंफर्म है, जडेजा वापसी करते हैं तो जडेजा खेलेंगे, फिर बात आ जाती है अक्षर पटेल और कुलदीप में कौन खेलेगा, वो तो टाइम पे हमें पता चल ही जाएगा। ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अब चलते हैं अपनी प्लेइंग 11 की तरफ, हमने अपनी फैंटेसी टीम क्या डिजाइन करी है। दोस्तों ये है हमारी फैंटेसी टीम, और मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको कंफर्म प्लेइंग 11 मिलती है, लास्ट मिनट अपडेट मिलते हैं, पिच रिपोर्ट मिलती है, वेदर रिपोर्ट मिलती है, और हमारी जो फाइनल टीम होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और कब मिलेगी, मैच से 20 मिनट पहले।
तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। टीम की दोस्तों मैं बात करूं तो मैंने जॉनी बेरेस्टो को एज अ विकेट कीपर लिया है अपनी टीम में। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जैक क्रॉली, ओली पोप और यशस्वी जायसवाल ये मेरे बैट्समैन रहने वाले हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल मेरे कैप्टन और जैक क्रॉली को मैंने वाइस कैप्टन चूज किया है अपनी टीम के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो उसमें रहेंगे रवि अश्विन और अक्षर पटेल। अगर जाडेजा खेलते हैं तो मैं अक्षर पटेल को ड्रॉप करके जाडेजा के साथ जा सकता हूं। अभी उनका कंफर्म नहीं है, इस वजह से उन्हें अभी अक्षर पटेल को जगह दी है। भाई बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, रेहान अहमद और टॉम हार्टली ये 3 मेरे बॉलर रहने वाले हैं। इस टीम में चेंजेस हो सकते हैं, अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं, प्लेइंग कंडीशन हमें पता चलती है, वेदर रिपोर्ट आती है, पिच कैसी दिख रही है वो हमें पता चलेगा, उस हिसाब से हम प्लेइंग 11 में अपनी फैंटेसी टीम में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। और जो चेंजेस की अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, मैंने बता ही दिया था। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।